हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डाइवोर्स मेंटर प्रिया। आज के इस वीडियो में मैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर का जो 31 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था बायोलॉजिकल साइंस का, उसकी आंसर की आज मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। ये पेपर मुझे किसी कपिल पाघेल ने भेजा है इटावा से। उनकी रिक्वेस्ट थी कि ये पेपर मैं सॉल्व करा दूँ, सो दैट आज मैं आपके सामने ये पेपर लेकर के आई हूँ। पेपर स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं पेपर की जो बुकलेट सीरीज़ है वो कौन सी है। तो सीरीज़ हमारी ए है, पेपर कोड हमारा 204 है। आप लोग अपने क्वेश्चंस को मिलाते हुए चलिएगा क्योंकि क्वेश्चंस का सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे और वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारा इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। पहला क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन औषधियों की प्रकृति एवं उसके प्रभाव का अध्ययन करता है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या हैं। फार्माकोलॉजिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन विशेषज्ञ हैं। ऑप्शन आपका जो ए है वो सही होगा। फार्माकोलॉजिस्ट आपका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था। तो पेंसिलिन का जो आविष्कार है वो किया था हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञान की प्रकृति की विशेषताएं हैं। आप देख लेते हैं जो विज्ञान की प्रकृति की विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। विज्ञान जो है आपकी संगठित है, बिल्कुल सही है। विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं का व्यवस्थित विज्ञान है। विज्ञान सार्वभौमिक है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा क्योंकि तीनों ही जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान विशेष घटना के कारण और प्रयास के बीच संबंध से संबंधित ज्ञान का व्यवस्थित निकाय है। यह कथन किसका है। जीपी गूच का, डैम्पियर का, शिक्षा आयोग का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो आपका कोटेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ये गूगल पे सर्च करने के बाद भी इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं आ पा रहा था, बट मेरे अकॉर्डिंग ये जो आपका एजुकेशन कमीशन है इसने ही इस स्टेटमेंट को दिया है। तो सी ऑप्शन मेरे हिसाब से सही है। ये आपका एक एक्यूरेट आंसर नहीं है, सो प्लीज़ आप लोग इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक हैं। जीव विज्ञान के कौन से जनक हैं, आप सभी को पता होगा, जो बायोलॉजी वाले होंगे वो हैं हमारे अरस्तु। तो ऑप्शन डी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष संबंधी कार्य प्रक्रियाओं की सूची में अनुवाद किसके अंतर्गत आता है। ज्ञान के अंतर्गत, बोध के, प्रयोग या विश्लेषण। आप देख लेते हैं जो ज्ञानात्मक पक्ष हमारा था, कॉग्निटिव डोमेन जो था, उसमें देखिए ज्ञान हमारा फर्स्ट नंबर पे था, बोध हमारा सेकंड नंबर पे था, प्रयोग हमारा थर्ड में था, और जो हमारा एनालिसिस था वो फोर्थ नंबर में था। लेकिन इसमें पूछा क्या है कि जो कार्यपरक क्रियाओं की सूची में अनुवाद वो किसके अंतर्गत आएगा। तो वो आपके कॉम्प्रीहेंशन बोध में आएगा, क्योंकि जब आपको किसी चीज़ की नॉलेज होगी तभी तो आप उसको क्रियात्मक रूप से कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था। यानी जैव विविधता जो शब्द है यहाँ पर, बायोडाइवर्सिटी की हिंदी आपकी होती है जैव विविधता। तो जो जैव विविधता था आपका वो किसने दिया था। ये क्वेश्चन आपके पर्यावरण में भी पूछा गया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रोजेन ने दिया था। तो ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। वॉल्टर जी रोजेन ने जैव विविधता शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग में लाए थे वो। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट है आपका, बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। जो बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति है वो आपके ग्रीक भाषा से हुई है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कोशिका की खोज किसने की थी। तो जो कोशिका की खोज है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, जीव विज्ञान के अध्ययन एवं उपयोग का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। नकारात्मक, सकारात्मक, प्रभावात्मक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आपका जो जीव विज्ञान के अध्ययन का दृष्टिकोण है वो हमेशा पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक होना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शिक्षण किन व्यवहारों के पक्ष में कार्य करता है? ज्ञानात्मक पक्ष में, भावात्मक, क्रियात्मक या उपयुक्त सभी? तो आपके उपयुक्त सभी यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि जो जीव विज्ञान है वो तीनों ही डोमेन्स में कार्य करेगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान शिक्षण में कौशल है। अब देखते हैं जीव विज्ञान शिक्षण में कौशल क्या है। संकल्पना है, परिकल्पना है, सिद्धांत है, उपयुक्त सभी हैं। तो यस, आपका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही जो यहाँ पे कौशल हैं वो आपके जीव विज्ञान शिक्षण में आते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2023 किस वर्ष में संसद द्वारा पारित की गई थी? तो ये आप सभी को पता है कि जो आपका एनईपी था वो 2020 में आया था। तो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे सही होगा। अधिगम के अनुभव के साधन हैं ज्ञान, बोध, प्रयोग, उपयुक्त सभी। तो आपके जो अधिगम के अनुभव के साधन वो ये तीनों हैं। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब देखिए कपिल जी ने अपना नाम भी यहाँ पे लिख दिया है, कपिल बाघेल साहब। थैंक यू कपिल जी अपना नाम मेंशन करने के लिए। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा मूल्यांकन उपागम किस टेक्सोनॉमी पर आधारित है? तो आप सभी को इसका आंसर पता है, वो ब्लूम टेक्सोनॉमी थी। वो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रियात्मक पक्ष में अनुदेशात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण में उच्चतम वर्ग है। आप देख लेते हैं जो सबसे हाईएस्ट आपका जो वर्ग है वो कौन सा है? ठीक है, साइकोमोटर में। तो साइकोमोटर में हमारा जो आंसर हो जाएगा वो है हमारा प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, शिक्षण उद्देश्यों के व्यवहारिक रूप से लेखन में तृतीय सोपान है। अब देख लेते हैं हमारा जो यहाँ पे थर्ड स्टेप है राइटिंग का वो क्या होगा? शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण, पाठ्य वस्तु विश्लेषण, संदर्भित मैट्रिक्स का निर्माण या फिर त्रिभुजी तालिका निर्माण। तो जो आपका जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। संदर्भित मैट्रिक्स का निर्माण होता है आपके थर्ड स्टेप में, थर्ड फेज में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बालक के व्यवहार में क्रियात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्यों को विकसित करने का कार्य किसने किया है? तो क्रियात्मक पक्ष आप सभी को पता है, आंसर आपका सिम्पसन होगा। इन्होंने 1966 में जो आपके साइकोमोटर डोमेन था उसका यहाँ पे प्रयोग किया था, निर्माण किया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, सिम्पसन जी ने क्रियात्मक पक्ष को दिया था। नेक्स्ट है, शिक्षण प्रयोजना विधि का प्रतिपादन किसने किया है? तो आप सभी को पता है प्रोजेक्ट विधि के जो निर्माता हैं वो हमारे किलपैट्रिक जी हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, प्रदर्शन विधि में छात्र क्या रहते हैं? मूक दर्शक होते हैं या फिर प्रयोग करते हैं या प्रदर्शन में सहायता करते हैं या समस्या का समाधान करते हैं? तो आप सभी को पता होगा कि जो प्रदर्शन विधि है उसमें क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट में हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है यहाँ पे। ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति जो है ह्यूरिस्टिका शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है टू फाइंड, मतलब आई फाइंड, यानी मैं खोजता हूँ। तो यहाँ पे जो खोजता हूँ तो नहीं दिया है, खोज करना है, टू सर्च। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, जब एक के बाद एक कई प्रयोग करने होते हैं तो कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होती है? देख लेते हैं ऑप्शन हमारे, व्याख्यान, समस्या समाधान विधि, प्रदर्शन या परियोजना। देखिए जब एक के बाद एक कई प्रयोग करने हो तो हमारे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में आता है, यानी कि प्रदर्शन विधि में। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तथ्यात्मक ज्ञान देना होता है या जब तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण करना होता है तो सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी होती है? ऑप्शन एक बार देख लेते हैं क्या है हमारे, ट्यूटोरियल विधि है, व्याख्यान विधि है, परिचर्चा है या प्रदर्शन। देखिए तथ्यात्मक ज्ञान अगर देना होता है तो वो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में जाता है। तो ऑप्शन डी है आपका प्रदर्शन विधि, वो यहाँ पे सही होगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, आगमन विधि में हम आगे बढ़ते हैं, उदाहरण से सूत्र, सामान्य से विशिष्ट, अज्ञात से ज्ञात या पूर्व से अपूर्व। तो जो आपका ऑप्शन सी है वो यहाँ पे सही होगा, अज्ञात से ज्ञात की ओर हम लोग इंडक्टिव मेथड में बढ़ते हैं। ठीक है, और तो आपका यहाँ सामान्य से विशिष्ट नहीं होगा, क्योंकि जो अज्ञात से ज्ञात है वो आपके इंडक्टिव मेथड में दिया है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, ज्ञानात्मक पक्ष में कौन सी मूल्यांकन विधि आती है? देख लेते हैं हमारे ज्ञानात्मक पक्ष में मूल्यांकन विधि कौन सी है, मौखिक एवं लिखित, साक्षात्कार, निबंधात्मक या प्रदर्शन। आप देखिए जो ज्ञानात्मक पक्ष आपका है यानी कि कॉग्निटिव एस्पेक्ट में, उसमें आपके ओरल और रिटर्न दोनों हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अन्वेषण विधि के प्रयोगकर्ता हैं, यानी कि जो आपका एक्सप्लोरेटरी मेथड था उसके प्रयोगकर्ता कौन है, तो इसके प्रयोगकर्ता आपके आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, व्याख्यान प्रदर्शन विधि इनमें से किससे संबंधित है। ऑप्शन है हमारे अनुदेशात्मक, उपागम, व्यवहारिक, कार्य प्रणाली या अधिगम। तो देखिए हमारे जो व्याख्यान प्रदर्शन विधि होते हैं वो हमारे लर्निंग से रिलेट होते हैं। तो आपका जो ऑप्शन डी है यहाँ पर वो बिल्कुल सही होगा। इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है आपका आंसर। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण है, यानी माइक्रो टीचिंग क्या होती है। सीखने की क्रिया कम करना, प्रभावी शिक्षण, मूल्यांकन या वास्तविक। तो देखिए जो हमारा माइक्रो टीचिंग होता है वो हमारा एक्चुअल या रियल टीचिंग होती है। तो ऑप्शन डी जो आपका वास्तविक शिक्षण है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूक्ष्म शिक्षण के संबंध में एनसीईआरटी ने छात्रों की संख्या बताई है। इसमें आपका आंसर सभी को आता होगा, 5 से 10 जो हमारे हैं स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो हमारे माइक्रो टीचिंग में आती है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, टोली शिक्षण किस वर्ष विकसित किया गया था। जो हमारा टोली शिक्षण है वो हमारा 1955 में विकसित किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है हमारा, माइक्रो टीचिंग मेथड मतलब हम लोग कब प्रयोग में लाते हैं। तो ऑप्शन है पाठ्य वस्तु चुनाव में, शिक्षण कौशल में, कक्षागत समस्याओं के समाधान में या सहायक सामग्री के निर्माण में। तो जो आपका ऑप्शन बी है यहाँ पे टीचिंग स्किल्स में हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो टीचिंग का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बी जो हमारा है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा, विज्ञान शिक्षक कंप्यूटर का उपयोग प्रभावी शिक्षण में कैसे कर सकते हैं। यानी कि जो साइंस का टीचर है वो कंप्यूटर को कैसे यूज़ लेगा, ताकि कैसे यूज़ में लाएगा ताकि वो इफ़ेक्टिव टीचिंग को जो है क्रिएट कर सके। एक समय में अनेक विद्यार्थियों को अनुदेशन में, बिल्कुल सही है। स्व अनुदेशन एवं प्रतिपुष्टि में, समस्या समाधान में। तो यहाँ पे आपका ऑल ऑफ अबव सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे इफ़ेक्टिव यानी कि काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव टीचिंग है, यहाँ पर इफेक्ट डाल रहे हैं। तो ऑप्शन जो आपका डी है उपयुक्त सभी, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की मल्टीमीडिया सेवाएं हैं जो शिक्षक सहायक सामग्री के निर्माण में सहायक होती हैं। तो हमारे ग्राफिक्स भी हैं, पेंट प्रोग्राम भी हैं, माइक्रोसॉफ्ट है। तो ऑल ऑफ दी अबव जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा, प्रत्येक शिक्षक के लिए सही मार्गदर्शक कौन है। पाठ योजना, पाठ्य पुस्तक, ठीक है, यानी आपकी पाठ्य वस्तु या पाठ्यक्रम या विद्यार्थी। तो जो हमारे मतलब जो शिक्षक होते हैं उनके लिए अच्छा जो गाइड होता है वो क्या होता है, तो वो हमारा क्या होता है, सिलेबस हमारा होता है। क्योंकि जब तक पाठ्यक्रम का ही नॉलेज नहीं होगा एक टीचर को, तो वो कैसे मार्गदर्शक होगा किसी का, कैसे आपको गाइड करेगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मॉरिसन ने पाठ्य योजना को अपने उपागम में कब प्रस्तुत किया था। तो 1926 में मॉरिसन ने पाठ्य योजना को अपने उपागम में प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन बी जो है वहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, इकाई योजना का प्रथम विकास किसने किया था। तो इकाई योजना का प्रथम विकास जो है वो H.C. मॉरिसन ने किया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इकाई पाठ्य योजना कैसे तैयार किया जाता है। दैनिक पाठ्य योजना द्वारा, साप्ताहिक पाठ्य योजना द्वारा, विद्यार्थी पाठ्य तैयार करके, या कालांश। देखिए कालांश तो आपका जो है वो आपके लेसन प्लान्स में होता है। तो ऑप्शन तो है नहीं, विद्यार्थी द्वारा भी नहीं होगा और साप्ताहिक नहीं है। इसमें क्या होता है, हमारे दैनिक पाठ्य योजना द्वारा तैयार किया जाता है। देखिए इकाई पाठ्य योजना में तो हमारे दैनिक भी होते हैं, साप्ताहिक भी होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो एग्जैक्ट इसका एक्यूरेट आंसर होगा वो आपका होगा डेली लेसन प्लान। तो ऑप्शन जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आपका, जीव विज्ञान शिक्षण के विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है, उपयुक्त शिक्षण की, दल शिक्षण की, निदानात्मक शिक्षण की, या उपचारात्मक भी। देखिए अब विद्यार्थियों की जो अधिगम कठिनाइयों के निदान में तो हम लोग हमेशा रिमेडियल लर्निंग को, टीचिंग को ही हमेशा प्रेफर करते हैं। तो जो ऑप्शन डी है आपका वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा, क्या पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं होना चाहिए। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा सिद्धांत जो है वो पाठ्यक्रम निर्माण का नहीं होना चाहिए। क्रियाशीलता का, विविधता का, परीक्षा केंद्रित, या उपयोगिता का। तो जो आपका आंसर ऑप्शन सी है यानी कि परीक्षा केंद्रित, वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए
सिद्धांत पूछा है ना, तो क्रियाशीलता का तो होना ही चाहिए, विविधता का, उपयोगिता का भी, लेकिन परीक्षा केंद्रित जो है वो पाठ्यक्रम का सिद्धांत नहीं होता है। तो ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे होगा आपका एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट है, सहायक सामग्री का सर्वाधिक प्रयोग किसके शिक्षण में सर्वाधिक किया जाता है? भौतिक विज्ञान के, जंतु विज्ञान के, रसायन विज्ञान या उपर्युक्त सभी? तो देखिए जो आपका ऑप्शन डी है वो सही होगा, क्योंकि जो सहायक सामग्री है वो इन सभी सब्जेक्ट्स में यूज़ की जाती हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी सामग्री क्या है? देखिए ऑप्शन जो बी है आपका, ऑडियो विजुअल जो कंटेंट होते हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका, अप्रपेक्षित सामग्री है, यानी कि जो अनप्रोजेक्ट मटेरियल है वो कौन सा है? OHP है या मॉडल है या श्यामपट्ट है या दोनों बी और सी हैं? अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो हमारा है वो डी है, यानी कि आपका श्यामपट्ट और मॉडल जो है ना वो दोनों ही क्या, अप्रपेक्षित सामग्री, अनप्रोजेक्टेड हैं। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, स्वनिर्मित उपकरण क्या है? जो स्वयं निर्मित होते हैं, प्रकृति द्वारा स्वयं निर्मित होते हैं या व्यर्थ समझकर फेंकी गई वस्तुओं से निर्मित होते हैं? तो देखिए जो आपका ऑप्शन सी है ना वो यहाँ पे होगा कि स्वनिर्मित क्या होता है, जो व्यर्थ समझकर फेंक दी जाती है ना वस्तुएं, उनसे जो निर्मित होता है वो आपका सेल्फ मेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाठ के अंत में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? अब देखिए पाठ के अंत में प्रस्तावना तो पूछा नहीं जाएगा ना, सॉरी एक सेकेंड, पाठ के अंत में ना, हाँ प्रस्तावना नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो आपके प्रारंभ में पूछा जाता है जो इंट्रोडक्शन होता है। तो आपका जो ऑप्शन ए है ना, मूल्यांकन प्रश्न, वो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए पाठ के अंत में हमेशा मूल्यांकन प्रश्न पूछे जाते हैं, इंट्रोडक्शन नहीं। तो नेक्स्ट आपका है, पाठ योजना का उपागम किसकी देन है? पाठ योजना का उपागम आप सभी को पता है कि हर्बर्ट ने दिया है, क्योंकि हर्बर्ट ने तो पंचपदी प्रणाली दी थी आपकी पाठ योजना की। तो ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ाने के लिए तैयार की गई योजना कहलाती है? जो शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ाने की तैयार की गई योजना कहलाती है वो आपकी क्या होती है? लेसन प्लान होती है या फिर यूनिट प्लान या सिलेबस या फिर मास्टर प्लान? तो जो आपका ऑप्शन बी है ना, लेसन प्लान, वो आपके शिक्षक द्वारा तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को विषय वस्तु की जानकारी देना, प्रकरण से जोड़ना या छात्रों की प्रतिभा का विकास करना या उपयुक्त में से कोई नहीं? ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे होगा, लिंकिंग द एपिसोड, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न इसीलिए पूछे जाते हैं ताकि छात्रों को वो लिंक करा सके प्रकरण से। ठीक है, नेक्स्ट यानी फीडबैक से वो क्या करा सके, छात्रों को लिंक करा सके। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, OER का अर्थ क्या है? तो OER का फुल फॉर्म सभी को पता है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको असुरचित यानी कि स्वनिर्मित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं, वाष्पोत्सर्जन मापन यंत्र, वनस्पति वृद्धि मापी, मापने का सिलेंडर या टेलीविज़न? तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पर है डी, टेलीविज़न, वो यहाँ पर होगा, क्योंकि उसको स्वनिर्मित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CBCS प्रणाली में क्रेडिट का क्या अर्थ होता है? तो जो आपके CBCS प्रणाली में क्रेडिट का अर्थ होता है शिक्षक घंटों की संख्या, यानी कि जो ऑप्शन बी है आपका वो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक मूल्यांकन के लिए उचित उपकरण नहीं है? मौखिक प्रश्न, सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और लेख या फिर कार्यभार? तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी है ना, सत्र परीक्षा, वो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड, फिर ये बघेल साहब ने अपना नाम यहाँ पे मेंशन किया है। अरे बघेल साहब ये आपका ही पेपर है, आपको नाम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं थी, आपने फर्स्ट पेज पे लिख दिया था, दैट्स इनफ फॉर मी, बट थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल्यांकन का वह प्रकार जो किसी शैक्षिक कार्यक्रम की समाप्ति पर छात्रों की उपलब्धि हेतु प्रयुक्त किया जाता है, वो है संरचनात्मक, योगात्मक, आंतरिक या बाह्य? अब देख लेते हैं, मूल्यांकन का जो प्रकार होता है वो शैक्षिक कार्यक्रम की समाप्ति पर जो प्रयुक्त किया जाता है वो हमेशा छात्रों की क्या होता है, आंतरिक जो होता है ना, इंटरनल की उपलब्धि के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो हमेशा जो आंसर है आपका आंतरिक होगा, सी ऑप्शन जो आपका बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है विज्ञान में संरचनात्मक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? इसे प्रसारित करना सरल है या दोनों वैज्ञानिक सोच विकसित करने में मदद करता है या निदानात्मक है या विज्ञान को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है? तो ऑप्शन जो सी है आपका वो सही हो जाएगा। यह जो है आपका निदानात्मक है, ठीक है, डायग्नोस्टिक होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए? छात्र की, पाठ्य वस्तु की, शिक्षण प्रक्रिया की या उपयुक्त सभी की? तो देखिए जो आपका जो टीचर है उसको इन सभी की जानकारी होनी चाहिए, तो ऑप्शन डी जो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए इन्होंने अपने आई थिंक ज़िला है जो इनका इटावा या फिर शहर जो है यूपी 75 इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि ये इटावा के रहने वाले हैं, अपना एड्रेस भी यहाँ पे डाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान प्रयोगशाला में क्या आवश्यक है? अब जीव विज्ञान जो प्रयोगशाला है उसमें क्या आवश्यक होता है? विद्यार्थियों को उपकरणों का उपयोग सही तरीके से करना या रसायनों का सावधानपूर्वक उपयोग करना या शिक्षक के कहे निर्देश मानना या फिर उपयुक्त सभी? तो देखिए जीव विज्ञान में क्या होता है, ये तीनों ही चीज़ें जो हैं वो सभी आवश्यक हैं, तो जो आपका ऑप्शन डी है वो यहाँ पे सही होगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में जीव विज्ञान से संबंधित प्रयोग किस विधि द्वारा कराया जाता है? प्रायोगिक विधि, प्रदर्शन विधि, मौखिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन बी प्रदर्शन विधि है वो यहाँ पे सही होगा। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड से जो ये यहाँ पे है क्या कराते हैं, जीव विज्ञान से संबंधित प्रयोग कराए जाते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल नहीं होगा यहाँ पर, वो आपके केमिस्ट्री में होता है। जीव विज्ञान में क्या डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर का शिक्षण अधिगम में क्या उपयोग है? विद्यार्थियों को आवश्यक प्रतिपुष्टि प्रदान करने में, समस्या समाधान प्रक्रिया के उचित अनुदेशन में, अधिगम के नवीन रास्ते खोलने में या उपर्युक्त सभी में? तो कंप्यूटर का जो शिक्षण अधिगम में उपयोग होता है वो इन सभी में होता है, तो जो आपका ऑप्शन डी है वो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कक्षा शिक्षण में आईसीटी का प्रयोग का मुख्य प्रयोजन क्या है? जो आपकी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थी ना, वो यहाँ पे पूछी गई है कि इसका क्या मुख्य प्रयोजन है। कक्षा अनुदेशन को रोचक बनाना या कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित करना या कक्षा में विद्यार्थियों को व्यस्त रखना या फिर उपर्युक्त सभी? तो आपका जो ऑप्शन डी है वो हो जाएगा। ये तीनों ही चीज़ें जो हैं मुख्य प्रयोजन में आती हैं, सो दैट आपका आंसर डी जो है ये यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसे आईसीटी समर्थित शिक्षण रणनीति के रूप में जाना जाता है? तो देख लेते हैं ऑप्शन, गृह कार्य के बारे में ईमेल भेजना, कक्षा में स्मार्ट बोर्ड का प्रयोग, कंप्यूटर से सहायता प्राप्त निर्देश या कक्षा में हस्त निर्मित परियोजना दिखाना। ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे होगा, क्योंकि आईसीटी का जो रणनीति होती है शिक्षण में वो होती है कंप्यूटर से सहायता प्राप्त निर्देश, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की क्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति या समूह की क्रियाओं में रचनात्मक सुधार लाना है, या किसका कथन है? तो ये आपके जो मैके पैथे थे उनका कथन है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान के लिए आवश्यक है प्रख्यात शिक्षक, परिकल्पना निर्माण, पर्याप्त समय या कक्षा कक्ष? तो आपका जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पे सही होगा। परिकल्पना निर्माण जो है वो क्रियात्मक अनुसंधान के लिए नेसेसरी होता है। नेक्स्ट है हमारा क्रियात्मक अनुसंधान सीमित होता है घर तक, विद्यालय तक, कक्षा तक या समाज तक? तो जो हमारा क्रियात्मक अनुसंधान है वो विद्यालय तक सीमित रहता है। एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है हमारा भारत में स्कूल स्तर पर पाठ्यचर्या विभाजन और विकास की जिम्मेदारी वहन करता है एनसीईआरटी, एनसीटीई, डाइट या यूजीसी? तो आपका जो आंसर है वो ए हो जाएगा, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी है वो स्कूल स्तर पर पाठ्यचर्या विभाजन और विकास की जिम्मेदारी करता है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। शिक्षक की भूमिका होती है दार्शनिक के रूप में, मित्र के रूप में, निर्देशक के रूप में या फिर उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही चीज़ें जो हैं वो आपके टीचर में होनी चाहिए, ठीक है। वो रोल टीचर का यही होता है कि वो एज अ फिलोसफर भी हो, एज अ फ्रेंड भी हो, एज अ डायरेक्टर भी हो, सो दैट आपका आंसर जो डी है ऑप्शन वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में जीवों के एक सेकेंड, ये क्या है समझ नहीं आ रहा है, मैं इंग्लिश में पढ़ लेती हूँ। विच इज़ यूज्ड फॉर द फिक्सेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द लेबोरेटरी? आपका है फॉर्मेलिन, अल्कोहल है, फिर आपका सल्फर डाइऑक्साइड है या फिर आपका नाइट्रोजन है?
तो आंसर जो आपका ए है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, फॉर्मेलिन, क्योंकि प्रयोगशाला में जो जीवों के स्थिरीकरण के लिए होता है प्रयोग, वो आपका फॉर्मेलिन होता है। सो दैट आंसर ए इज़ द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सी विधि विद्यार्थी और अध्यापक में सामीप्य और मधुर संबंधों में वृद्धि का अवसर प्रदान करती है? व्याख्यान विधि है, प्रयोगात्मक है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आंसर आपका जो है सी यहाँ पे सही होगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है वो आपके स्टूडेंट और टीचर के बीच में मधुर संबंधों को अवसर देती है। सो दैट आपका ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, किस विधि के द्वारा केवल वस्तुओं के विषय में कहे जाने के बजाय उनकी खोज को अधिक आवश्यक माना जाता है? ऑप्शन है आपके निर्माणात्मक विधि, सूचना विधि, अन्वेषण विधि, या उपयुक्त सभी। तो आपका जो क्वेश्चन है वो है, किस विधि के द्वारा केवल वस्तुओं के विषय में कहे जाने के बजाय उनकी खोज को, तो खोज आपको सबको पता है, वो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, अन्वेषण विधि में। ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं आपको क्रिएट करनी है कि जो आपका एक्सप्लोरेटरी मेथड होता है वो देखिए खोज को अधिक महत्व देता है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक के व्यवहार का भावात्मक पक्ष किस पर आधारित होता है? रुचियों पर, संवेगों पर, मनोवृत्तियों पर, या उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन डी जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण नहीं है? वैधता, विश्वसनीयता, विभेदीकरण, या संश्लेषण? तो जो आपका ऑप्शन डी है यहाँ पे वो यहाँ पे होगा संश्लेषण, क्योंकि वो आपके वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण नहीं है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विधि विज्ञान शिक्षण की नहीं है? योजना विधि, समस्या विधि, मूल्यांकन विधि, या व्याख्यान? तो जो आपकी मूल्यांकन विधि है वो आपके विज्ञान शिक्षण की विधि नहीं है। बाकी प्लानिंग मेथड, प्रॉब्लम और लेक्चर मेथड आपके विज्ञान के होते हैं। नेक्स्ट है आपका, शिक्षण उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? आप सभी को इसका आंसर पता है। 3 प्रकार के हमारे शिक्षण उद्देश्य होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, जिनको हमारे ब्लूम महोदय ने वर्गीकृत किया था। नेक्स्ट है हमारा, सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। तो सर्वाधिक प्रोटीन जो आपका है वो सोयाबीन में पाया जाता है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, विज्ञान क्लब का अध्यक्ष कौन होता है? विद्यालय का प्रधानाचार्य, या विज्ञान शिक्षक, या अनुभवी विज्ञान शिक्षक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए है वो होगा विद्यालय का प्रधानाचार्य, वो आपके विज्ञान क्लब का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है, विज्ञान मेले में जो टीमें अच्छा प्रदर्शन करती हैं उन्हें क्या दिया जाना चाहिए? दंड, पारितोषिक, अवसर, या धन? तो उनको हमें देना चाहिए पारितोषिक, ठीक है, जो प्राइज़ होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट है, सेमिनार प्रस्तुतिकरण का सोपान नहीं है, क्या है? तैयारी, प्रस्तुतिकरण, अनुवर्ती कार्य, या फिर आपका कॉन्क्लूज़न यानी कि निष्कर्ष? तो आपका जो ऑप्शन ए है वो होगा तैयारी, क्योंकि जो आपकी प्रिपरेशन है वो सोपान नहीं है, क्योंकि सेमिनार आपका खुद एक प्रेजेंटेशन होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, गेस्टॉल्ट अधिगम का सिद्धांत है। गेस्टॉल्ट अधिगम का सिद्धांत क्या है? पाठ्य योजना, व्याख्यान विधि, सृजनात्मक विधि, या समूह वार्तालाप? तो गेस्टाल्ट अधिगम का सिद्धांत है आपका पाठ्य योजना। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो यह बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया कहलाती है? प्रशिक्षण, मूल्यांकन, निदान, या प्रयोग? तो जो आपका ऑप्शन है वो बी जो आपका यहाँ पे होगा मूल्यांकन, क्योंकि देखिए जो आपका इवैल्यूएशन होता है वो बालक के किस सीमा तक आपने उद्देश्य प्राप्त किया है वही तो इवैल्यूएट करेगी ना। सो दैट आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा मूल्यांकन। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, किसको शिक्षण विधियों का ज्ञान आवश्यक है? विद्यार्थियों को, अभिभावकों को, अध्यापकों को, या प्रधानाचार्य को? तो शिक्षण विधियों का ज्ञान तो सबको ही पता है, अभिभावकों को ही तो आवश्यक है, क्योंकि जब तक टीचर को ही नहीं पता होगा टीचिंग मेथड तो बच्चों को पढ़ाएगा क्या। इसलिए जो आपका ऑप्शन सी है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, जो अध्यापक अपने अध्यापन कार्य को नियोजित तरीके से करते हैं वो उनका अध्यापन क्या होता है? सरल, प्रभावपूर्ण, कठिन, या प्रभावहीन? तो जो अध्यापक अपने अध्यापन कार्य को नियोजित तरीके से करता है उनका जो अध्यापन होता है वो हमेशा प्रभावपूर्ण होता है, इफ़ेक्टिव होता है। तो ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है, कौन सा उदाहरण शिक्षक निर्मित औपचारिक परीक्षण का नहीं है? लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, व्यावहारिक परीक्षक, या अनुमोदित परीक्षा? तो जो आपका ऑप्शन ए है वो यहाँ पे लिखित परीक्षा है, वो यहाँ का क्या नहीं होता है? शिक्षक निर्मित औपचारिक परीक्षण का नहीं होता है लिखित परीक्षा जो आपका है, ठीक है।
टीचर मेड जो फॉर्मल टेस्ट होता है वो कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, रिटन टेस्ट जो आपका है वो नहीं है, क्योंकि अप्रूवल तो होगा ना, जो आपका प्रैक्टिकल है वो भी होगा, ओरल भी होगा, लेकिन जो आपका रिटन है वो नहीं होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शैक्षिक उद्देश्यों में वर्गीकरण के प्रणेता कौन थे? तो शैक्षिक उद्देश्यों में, एक सेकेंड जरा रुकिएगा, पहले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था कि शिक्षक निर्मित औपचारिक परीक्षण का नहीं है, ठीक है। तो औपचारिक तो आपके विद्यालय में आते हैं ना, तो लिखित परीक्षा है, मौखिक है, आपकी व्यवहारिक परीक्षा है, फिर है आपकी अनुमोदित। तो जो आपका ऑप्शन डी है वो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि देखिए औपचारिक परीक्षण में तो आपके लिखित भी होता है, मौखिक भी होता है, आपके प्रैक्टिकल भी होते हैं, बट ये अप्रूवल टेस्ट नहीं होता है, इसलिए आपका जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पे सही होगा। वो मुझसे मिस्टेक हो गई थी क्वेश्चन को समझने में, ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है, शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के प्रणेता कौन है? तो बीएस ब्लूम ने वर्गीकृत किया था शैक्षिक उद्देश्यों को, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, संशोधित ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंतर्गत प्रस्तावित निर्माण करना स्तर में कौन सी क्रियाएं शामिल हैं? डिज़ाइन करना, विकसित करना, तैयार करना या उपयुक्त सभी आपका है। तो जो आपका ऑप्शन डी है वो यहाँ पे होगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें जो हैं वो आपके ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आती है निर्माण में, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्यों को सरल बनाना, स्तर को जटिल बनाना या विद्यार्थियों में उच्च स्तर के विचारों को बढ़ावा देना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो सी है आपका वो हो जाएगा, विद्यार्थियों में उच्च स्तर के विचारों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, एक वैज्ञानिक विधि क्या होती है? उद्देश्य परक होती है, व्यक्ति परक होती है या दोनों होती हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो जो आपका ऑप्शन सी है वो हो जाएगा, क्योंकि वैज्ञानिक विधि आपकी ऑब्जेक्टिव भी होती है, सब्जेक्टिव भी होती है। नेक्स्ट है आपका, अनुसंधान के महत्वपूर्ण चरण कौन से हैं? समस्या का चयन, परिसीमन, फिर है समस्या विश्लेषण या फिर उपयुक्त सभी। तो जो ऑप्शन आपका डी है वो यहाँ पे हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिकल्पना है, तो परिकल्पना क्या है? एक पूर्व कल्पना, एक अनुमान, कुछ सोच या उपर्युक्त सभी। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी वो होगा, क्योंकि परिकल्पना ये तीनों ही चीज़ें होती हैं। अब्दुल कलाम का संबंध किससे था? कृषि क्षेत्र से था, अंतरिक्ष क्षेत्र से था, या फिर रक्षा से था, या फिर जैव प्रौद्योगिकी से था। तो जो अब्दुल कलाम जी का संबंध था वो हमारे स्पेस से था, ठीक है, अंतरिक्ष क्षेत्र से था, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीव के भोज्य पदार्थ में प्रवेश करने का कारण क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या एल्गी। ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, वो यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे फूड सब्सटेंस में बैक्टीरिया का ही मेन आपका रीज़न होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन बायोफिजिक्स के अंतर्गत आता है? आनुवांशिकी, रेडियो समस्थानिक, हृदय ध्वनि रेखा या फिर उपयुक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन डी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि आपके बायोफिजिक्स में ये तीनों ही चीज़ें, आपके जेनेटिक्स भी होती हैं, आपकी रेडियोस्कोप भी होती हैं, कार्डियोग्राम्स भी होते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे बिल्कुल सही आपका आंसर है। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम में जैव शिक्षा का क्या महत्व है? तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बायो एजुकेशन इन टीचिंग लर्निंग इज़। ऑप्शन है आपके, विद्यार्थी का व्यवहार, विद्यार्थी का स्तर, विद्यार्थी का ज्ञान या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। इसमें क्या होता है, आपके स्टूडेंट्स का बिहेवियर भी होता है, लेवल भी देखा जाता है, नॉलेज भी देखी जाती है। तो ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से फूड टेक्नोलॉजी संबंधित है? किससे है? भोज्य पदार्थ से, संतुलित आहार से, पोषक तत्वों से या फिर कच्चे माल से। ऑप्शन ए है आपका वो हो जाएगा, फूड स्टफ से आपकी फूड टेक्नोलॉजी वो रिलेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूक्ष्म शिक्षण का विकास किस विश्वविद्यालय में हुआ था? तो माइक्रो टीचिंग को किसने डेवलप किया था? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। तो माइक्रो टीचिंग का जो आविष्कार है वो किया था 1963 में, आपके जो डॉक्टर एलन थे उन्होंने किया था, ठीक है, डॉक्टर एलन ने किया था जो आपके माइक्रो टीचिंग का आविष्कार, ठीक है।
और इन्होंने कब किया था? 1963 में। कहाँ पे किया था? अमेरिका में, आपके स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। डॉक्टर एलन ने अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 1963 में माइक्रो टीचिंग को डेवलप किया था। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नवोन्मेषी उपकरण जो कहीं भी शिक्षक छात्रों को गहन आभासी यात्राओं पर ले जाकर यात्रा करने में सक्षम बनाता है, वो क्या होता है? गूगल क्लासरूम, गूगल वर्चुअल टूर, गूगल एक्सपीडिशन या फिर MS कक्षा अभियान। तो आप लोग को देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। एक इनोवेटिव जो टूल है वो इनेबल करता है टीचर्स को टू टेक स्टूडेंट्स ऑन इमर्सिव वर्चुअल जर्नी एंड फील्ड ट्रिप्स टू एनीवेयर। वो किसके अंतर्गत आता है? तो वो आता है आपके गूगल वर्चुअल टूर्स में। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था शिक्षक को दूरस्थ माध्यम से शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी पूरक है? विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स इज अफेक्टिव सप्लीमेंट फॉर प्रोवाइडिंग टीचर एजुकेशन थ्रू डिस्टेंस मोड? ऑप्शन है आपके एजुसेट, स्मार्ट क्लासरूम, वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ या फिर आपका होता है MOOC, यानी कि जिसको हम लोग मॉक बोल देते हैं। तो आई थिंक इसका ऑप्शन जो होगा वो डी सही होगा। ठीक है, क्योंकि मॉक का फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो देखिए, जब ऑनलाइन कोर्सेज जो होते हैं वो क्या होगा? सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो आपका होगा डिस्टेंस मोड के लिए, जिसमें क्या होता है शिक्षक दूरस्थ माध्यम से भी शिक्षा उपलब्ध कराने में क्या होता है? प्रभावी पूरक होता है। तो वो आपके किस में आएगा? ऑप्शन डी में, MOOC में आएगा। सो डी ऑप्शन इज़ द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नो डाउट आपका जो ऑप्शन डी है वही यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, स्मार्ट क्लासरूम तो आपके कॉलेजेस में भी होते हैं, ठीक है ना, वो आपके दूरस्थ एजुकेशन से रिलेटेड नहीं हैं, और ना ही आपके जो वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या एजुसेट। तो ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे परफेक्टली फिट हो रहा है, इस वजह से आपका ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, उद्देश्य शर्तों को परिभाषित करते समय निम्नलिखित में से किसका सहारा लिया जाना चाहिए? कार्य विवरण का, कार्य विश्लेषण का, क्रियात्मक शब्दों का प्रयोग या फिर उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन जो आपका डी है वो हो जाएगा, इनमें सभी आएंगे आपके। टास्क डिस्क्रिप्शन भी आएगा, टास्क एनालिसिस भी आएगा, यूज़ ऑफ एक्शन वर्ड्स भी आएंगे परिभाषित करने के लिए। तो जो आपका ऑप्शन डी है वो यहाँ पे परफेक्टली फिट है। अब कपिल बाघेल जी ने देखिए लास्ट पेज पे भी अपना नाम मेंशन किया हुआ है। हाँ, कपिल जी थैंक यू सो मच, आपने ये पेपर मुझे सेंड किया है। आपकी रिक्वेस्ट पे मैं ये आपको पेपर सॉल्व करा रही हूँ। तो आप इटावा के रहने वाले हैं, आपने इटावा से कांटेक्ट किया है। मैं उन्नाव से बेसिकली बिलोंग करती हूँ। तो मेरा जो आपका ये डिस्ट्रिक्ट कोड है 75 है, मेरा 35 होता है। मैं भी आपको डिस्क्राइब करे दे रही हूँ। और बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है हमारा कंप्यूटर के जनक कौन है? तो कंप्यूटर के जनक कौन है वो आपको सभी को पता है, चार्ल्स बेबेज जी हैं, जिन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। सो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, मल्टीमीडिया दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। तो मल्टीमीडिया दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है किस चीज़ में? टीचिंग टेक्नोलॉजी में, डिस्टेंस एजुकेशन में, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी में या फिर नन ऑफ द अबव में। तो आपका जो ऑप्शन है ना वो आप यहाँ पे बी परफेक्टली फिट हो रहा है, क्योंकि देखिए टीचिंग टेक्नोलॉजी में तो मल्टीमीडिया का यूज़ होता ही होता है, नो डाउट। लेकिन जो आपका सबसे ज़्यादा मल्टीमीडिया का अप्रोच है वो कहाँ पे ज़्यादा है? वो आपके डिस्टेंस एजुकेशन में है, क्योंकि दूरस्थ शिक्षा इसीलिए होती है मल्टीमीडिया के यूजेस के लिए। आप दूर से बैठे हुए, अब मैं यहाँ से उन्नाव से ये वीडियो अपना डाल रही हूँ, कितने शहर के कितने ही ज़िले के बच्चे ये वीडियो देखेंगे? किसके थ्रू देखेंगे? मल्टीमीडिया के थ्रू ही तो देख रहे हैं, यूट्यूब प्लेटफॉर्म के द्वारा ही तो देख रहे हैं ना। तो इस वजह से आपको को रिलेट करना है क्वेश्चंस में आपने आंसर को। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे परफेक्टली फिट है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे बी ऑप्शन ही है। बाकी यूनिवर्सिटी कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ग्रांट करता है ये उस पर डिपेंड करता है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे OHP का उपयोग किया जाता है। OHP का उपयोग कहाँ किया जाता है? स्टिल पिक्चर्स में, ट्रांसपेरेंसीज में, मोशन पिक्चर्स में या ऑल ऑफ द एबव में।
आप देखिए वैसे तो OHP का जो होता है यूज़ वो ट्रांसपेरेंसीज में है, लेकिन आपकी स्टिल पिक्चर्स भी तो HP में यूज़ किए जाते हैं, आपके मोशन पिक्चर्स भी। इसलिए आपका जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन डी नो डाउट। ठीक है, तीनों ही चीज़ें जो हैं वो आपके ओवरहेड प्रोजेक्टर में यूज़ की जाती हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हब क्या है, व्हाट इज़ हब। तो हब हमारा एक नेटवर्क का उपकरण होता है जो आपके कई सिस्टम्स को यानी कि कई नेटवर्क को जोड़ता है आपके कंप्यूटर से। तो जो आपका ऑप्शन सी है वो यहाँ पे होगा। देखिए ये यहाँ पे किसी ने टिक लगाया है, आई थिंक सॉफ्टवेयर डिवाइस। तो हब आपकी सॉफ्टवेयर डिवाइस नहीं है, हब आपका नेटवर्क डिवाइस होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। एक या दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका ही मुझे 50-50 आंसर लग रहा होगा, बाकी यहाँ पे सारे ऑप्शंस जो हैं मैंने आपको करेक्टली एकदम प्रोवाइड किए हैं। यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक किए बिना वीडियो को मत देखिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको वहाँ पर उसका सॉल्व करा दूँगी कन्फ्यूज़न को आपकी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हमारे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।